नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और राजधानी लाइव की शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद सीबीआई की कार्रवाई के बाद मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश रच रही है, लेकिन उसका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश रच रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया और कहा कि बीजेपी में शामिल हो जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने देखा कि कैसे बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस से गोवा, कर्नाटक, अरुणाचल, एमपी में सरकार बनाई। महाराष्ट्र में हमने देखा शिवसेना को तोड़कर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाकर सरकार को गिराने की कोशिश की गई। पार्टी के अंदर नंबर 2 के नेता को अंकित किया गया। स्कूलों के कमरों में गड़बड़ी का कैंपेन चलाया गया, लेकिन उसमें भी बीजेपी को हताशा ही हाथ लगी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तमाम कोशिशें नाकामी के बाद सीबीआई रेड की धमकी दी गई। सीबीआई के ऑफिसर्स मनीष सिसोदिया के घर गए। सीबीआई को इसमें कुछ नहीं मिला, ना ही सोना और ना ही बेनामी संपत्ति के कागज मिले। आज ये प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है उसके बाद है, उसके बारे में है। प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर पे जब 15 अगस्त को भाषण देते हैं, अपनी सरकार की बड़ी बड़ी पॉलिसीज और अपनी सरकार के सबसे बड़े कार्यक्रमों के बारे में जनता को बताते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे जरूरी और सबसे क्रिटिकल ऑपरेशन के बारे में लाल किले से चर्चा नहीं करते हैं, मगर वो चर्चा देश की जनता रोज करती है। और वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है ऑपरेशन लोटस। और ये ऑपरेशन लोटस क्या है? ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का अपना इजाद किया हुआ शब्द है, जो शब्दकोश के अंदर आया। भारतीय राजनीति के शब्दकोश के अंदर इसकी उत्पत्ति भारतीय जनता पार्टी द्वारा हुई है। ऑपरेशन लोटस क्या है? ये ऑपरेशन ये है कि जब जब राज्य सरकारों को चुनाव में जनता चुनकर भेजती है, उसमें खूब समय मिलता है भारतीय जनता पार्टी को उस राज्य सरकार के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के लिए। प्रधानमंत्री स्वयं प्रचार करने हर राज्य में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्री प्रचार में हर राज्य में जाते हैं, चाहे दिल्ली जैसा छोटा शहर हो, चाहे वेस्ट बंगाल जैसा बड़ा जो है राज्य हो, प्रधानमंत्री स्वयं उतरते हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वयं उतरते हैं मैदान में और प्रचार करते हैं। और जब प्रचार के बाद उस राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करती है और किसी दूसरी पार्टी को चुनती है, तब जनता के फैसले के खिलाफ एक षड्यंत्र शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय से वो षड्यंत्र शुरू होता है और उस षड्यंत्र का नाम है। और मध्य प्रदेश में देखा, जहां कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, जनता को धोखा दिया। जनता की चुनी हुई सरकार को गोवा में गिराया गया और भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाई। ऑपरेशन लोटस द्वारा जनता को धोखा दिया। के अंदर नंबर 2 के नेता को अंकित किया गया कि मनीष सिसोदिया पार्टी के नंबर 2 के नेता हैं, इनको टारगेट किया जाएगा। उनके खिलाफ स्कूलों के कमरों को बनाने की गड़बड़ी के अंदर एक बड़ा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। उसमें कुछ नहीं निकला, भारतीय जनता पार्टी हताश हुई। उसके बाद
एक्साइज पॉलिसी के अंदर मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ आरोप लगाए। उनके खिलाफ कई महीनों से कैंपेन चलाया गया। कैंपेन चलाने के बाद सीबीआई की जांच की धमकी दी गई, सीबीआई की एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई ने 31 जगह छापे मारे। 14 घंटे मनीष जी के यहां 30 सीबीआई के अफसर रहे। उनका चप्पा चप्पा छाना, सीबीआई को कुछ नहीं मिला, ना पैसा मिला, ना सोना मिला, ना कोई बेनामी। मनीष जी को कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। शराब घोटाले से जुड़ा ये विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले सिसोदिया ने आरोप लगाया कि सरकार गिराने की साजिश रची गई। अब सौरभ भारद्वाज भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस दिल्ली में चलाने की कोशिश की जा रही थी, जो फेल हो गया है। बड़ी बात यह है कि जब इतने सारे सबूत हैं तो आम आदमी पार्टी चुप क्यों बैठी है? राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ऑपरेशन लोटस की, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस जो है वो भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय से चलाया जा रहा है। और यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ऑपरेशन लोटस के द्वारा विधायकों को और मंत्रियों को खरीदने की जो बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप के अंदर बदलती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई की जो जांच थी उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा गया कि केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां काम कर रही है, मगर अब ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जा रहा है। और ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाजपा जो है, जिन राज्यों के अंदर सरकार नहीं बना पाई थी, उन राज्यों की सरकारों को गिराकर ऑपरेशन लोटस के द्वारा अपनी सरकार बनाई गई है। यानी कि मणिपुर की बात करें या फिर क्या महाराष्ट्र की बात करें, क्या बात और जगहों की बात करें जहां पर भाजपा की सरकार नहीं थी, और उस ऑपरेशन लोटस के द्वारा सरकार गिराकर, यानी कि दूसरी सरकारें गिराकर भाजपा की सरकार बनाई गई। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी यही कोशिशें की जा रही है। जो ऑपरेशन लोटस है वो कहीं ना कहीं अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को भी ऑफर दी गई थी 5-5 करोड़ रुपए की कि आप हमारी पार्टी के अंदर शामिल हो जाइए और आपको सीएम बनाया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार सीबीआई की कार्रवाई थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आई, क्योंकि सीबीआई के पास ऐसा कोई भी सबूत मनीष सिसोदिया के घर से ना ही उनके ऑफिस से मिल सका, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा था कि कहते शराबकारी नीति को लेकर जो बड़ा घोटाला किया गया था उसके अंदर कहीं ना कहीं जांच मिलेगी और यहां तक कि बड़े सबूत मिलेंगे। अब वो सबूत कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जा रहा है, उससे साफ जाहिर है कि जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ था या फिर कहे मणिपुर के अंदर हुआ या फिर गोवा के अंदर हुआ, वही चीज अब दिल्ली के अंदर भी लागू की जाने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर बड़े पैमाने पर राजनीति की जा रही है। भाजपा की तरफ से कहे तो भाजपा की तरफ से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन लोटस, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है और ना ही किसी को विधायक को, आम आदमी पार्टी को, ना ही कोई 5 करोड़ रुपए की ऑफर दी है। मनोज तिवारी ने भी यही कहा। मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह की बात करें, चाहे दुर्गेश पाठक की बात करें, आतिशी की बात करें या फिर गए और बड़े नेताओं की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं आरोप इसी तरीके के लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार को गिराने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके अंदर भाजपा जो है वो विफल होती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री नहीं बिकने वाले हैं। जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर वाकई में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की भी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ये वक्त कैसे चुना गया? राजीव, अभी माहौल गरमाया हुआ है। देखिए, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से ही आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। क्या ये संभव है कि इससे पहले इस तरह के मैसेजेस भेजे गए हो या ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश पहले की गई हो, लेकिन अब आम आदमी पार्टी उन तमाम मैसेजेस को और उन तमाम ऑफर्स को राजनीतिक हथकंडा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रही है गुजरात चुनाव की वजह से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से गुजरात के अंदर अब चुनाव है और दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही गुजरात के अंदर पहुंचे हुए हैं 2 दिन के दौरे के ऊपर। यहाँ पर लगातार वहां की जनता से संबोधित भी किया जा रहा है, वहां की जनता को दिल्ली के रोल मॉडल को दिखाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है अभी तक बाहर कह सकते हैं गुजरात के अंदर कुछ नहीं कर पाई है। यही चीज अब दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रही है। राजनीति जिस तरीके से गरमाई गई है और खास तौर पर जिन मैसेजों पर बात की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि उनको 5-5 करोड़ रुपए का
ऑफर दिया जा रहा है भाजपा के अंदर शामिल होने के लिए, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जो सीबीआई की कार्रवाई है मनीष सिसोदिया के ऊपर वो नहीं होगी, मनीष सिसोदिया को भी ऑफर दिया गया। इस तरीके के तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके से कहीं ना कहीं राजनीति माहौल जो है, यानी कि जो गुजरात के अंदर राजनीति माहौल है उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आते हैं। मगर खास तौर पर एक चीज और समझनी होगी, अगर आम आदमी पार्टी इस ऑपरेशन को विफल करना चाहती है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उन्होंने ऑपरेशन को विफल कर दिया गया है, भाजपा कमजोर हो चुकी है, मगर यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जितने सबूत ये वो एसएमएस के द्वारा या फिर कहे ऑफर के द्वारा बताया जा रहा है कि उनको ऑफर मिली है 5 करोड़ रुपए की और भाजपा के अंदर शामिल होने के लिए, तो उन्होंने अभी तक कोई भी जांच कार्रवाई नहीं की है, यानी कि कोई भी शिकायत नहीं की है, और सिर्फ कहीं राजनीतिक पहलू से ही उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाई रही है, आबकारी नीति को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ था वो अभी तक थमा नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार आरोप जरूर देखने को मिल रहे हैं, रोज यही देखने को मिलता है कि भाजपा की तरफ से आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जाता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जाता है, मगर उन आरोपों की जो सच्चाई है वो अभी तक कोई भी पेश नहीं कर पा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। मुंबई की खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के गोरेगांव स्थित पात्रा चौल घोटाला मामले में एक नई गवाह स्वप्ना पाटकर आज प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंची। ईडी ने पाटकर के साथ 4 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा था। स्वप्ना पाटकर शिवसेना सांसद संजय राउत के करीबी रहे नेता सुजीत पाटकर की पत्नी हैं। आपको बता दें कि स्वप्ना पाटकर मराठी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो कि मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रहती हैं। स्वप्ना पाटकर ने संजय राउत पर 2021 में गाली गलौज करने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि संजय राउत 8 साल से उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो वहीं मुंबई के गोरेगांव स्थित पात्रा चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे मुंबई के आर्थर रोड जेल में हैं। उन्हें 31 जुलाई को लंबी पूछताछ और घर में छापेमारी के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। आपको बताते चले कि अदालत ने संजय राउत को पहले 4 अगस्त के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा और उनकी हिरासत बढ़ाकर 8 अगस्त तक कर दी गई। इसके बाद उन्हें राहत नहीं मिली, फिर विशेष पीएमएलए अदालत ने 5 सितंबर तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। तो महाराष्ट्र के गोरेगांव स्थित पात्रा चौल घोटाला मामले की एक गवाह स्वप्ना पाटकर प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय गई। ईडी ने पाटकर से 4 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा था। स्वप्ना पाटकर शिवसेना सांसद संजय राउत के करीबी रहे नेता सुजीत पाटकर की पत्नी हैं। आपको बता दें कि स्वप्ना पाटकर मराठी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो कि मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रहती हैं। स्वप्ना पाटकर ने संजय राउत पर 2021 में गाली गलौज करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि संजय राउत 8 साल से उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो वहीं मुंबई के गोरेगांव स्थित पात्रा चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी ने शिवसेना संजय राउत को गिरफ्तार किया था। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। धन शोधन के मामले में स्वप्ना पाटकर से भी ईडी ने पूछताछ की है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस पूछताछ को लेकर? पाटकर को भी ईडी ने समन किया था। हालांकि स्वप्ना पाटकर इस वक्त जो है संजय राउत मामले में सरकारी गवाह बनी हुई है, क्योंकि स्वप्ना पाटकर ने संजय राउत के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया था कि संजय राउत लगातार उन्हें परेशान करते हैं। इसका मामला भी दर्ज किया गया था गाली गलौज के तहत, जिसमें एक वीडियो और एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें संजय राउत गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन संजय राउत की तरफ से कहा गया था वह ऑडियो उनका नहीं है, किसी और का है। तो इस तरह की जो बातें सामने आई थी। लेकिन जिस तरह से स्वप्ना पाटकर जो है ईडी के मामले में गवाह बनी हुई है, उनसे पूछताछ की गई। 4 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया। लेकिन यह जानकारी मिल रही है कि स्वप्ना पाटकर को एक बार फिर से बुलाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तमाम जानकारियां ईडी को संजय राउत और पात्रा चौल घोटाले में दिया है वो चौंकाने वाला है। क्योंकि संजय राउत की भूमिका क्या क्या इस पूरे मामले में थी, उस पर जो है उन्होंने सवाल खड़ा किया है।
जी बिल्कुल 2021 का ये मामला बताया जा रहा है सत्य प्रकाश कि 2021 में मामला दर्ज कराया था स्वप्ना पाटकर ने कि संजय राउत ने उनको गाली गलौज दी है। इसके अलावा भी तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। स्वप्ना पाटकर का कहना है कि संजय राउत उन्हें परेशान कर रहे थे। किस तरीके से परेशान कर रहे थे, कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए स्वप्ना पाटकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और संजय राउत की जो पत्नी है वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। इस बीच फिल्मों में को प्रमोशन को लेकर जिस तरह से विवाद छिड़ा था, उसको लेकर कहीं कहीं संजय राउत की तरफ से ये जानकारी दी गई थी। लेकिन 2021 में यह मामला दर्ज किया गया, बताया गया कि 5 साल पहले से संजय राउत उन्हें परेशान करते हैं। तो ये कहीं कहीं पुराना मामला था। हालांकि 506 509 के तहत जरूर मामला लिया गया था गाली गलौज और अपशब्द करने के लिए, जी लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी जांच चल रही है। लेकिन स्वप्ना पाटकर का सीधे तौर पर कहना है कि संजय राउत ने उनके साथ जास्ती की, उनके साथ गलत व्यवहार किया, इस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाया था। चलिए, शुक्रिया सत्य प्रकाश आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गोरेगांव स्थित पात्राचौल घोटाला मामले में एक गवाह स्वप्ना पाटकर प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंची, जहां ईडी ने पाटकर से 4 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। आपको बता दें कि स्वप्ना पाटकर इस पूरे मामले में सरकारी गवाह हैं। राजधानी चंडीगढ़ की खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त यानी कि आज हरियाणा और पंजाब का दौरा करेंगे। दोनों ही राज्यों में अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा पीएम मोदी की तरफ से। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। इस दौरान पीएम दोनों राज्यों में एक एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि पीएम मोदी हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल और उसके बाद पंजाब के मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री हरियाणा के फरीदाबाद में 2600 बिस्तरों वाले अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस अस्पताल का प्रबंधन माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा किया जाएगा। अस्पताल की निर्माण लागत अनुमानित 6000 करोड़ रुपए है। उन्होंने आगे कहा कि इस अस्पताल से फरीदाबाद और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोहाली जाएंगे और वहां होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण करेंगे। इस अस्पताल को 660 करोड़ रुपए की लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर ने निर्मित किया है, जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत सहायता प्राप्त संस्थान है। अस्पताल कैंसर के सभी प्रकारों के उपचार के लिए हर आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ सर्जरी, रेडियोथेरेपी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें 300 बिस्तरों की क्षमता है। पीएमओ ने कहा यह अस्पताल पूरे क्षेत्र में कैंसर सुविधा और उपचार के लिए केंद्र के रूप में और संगरूर में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल इसकी शाखा के रूप में कार्य करेगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजधानी चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता अमनप्रीत कौर इस समय फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अमनप्रीत, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पंजाब दौरा है। दौरे को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और दौरे के दौरान किस तरह की सुविधाएं या व्यवस्थाएं की गई हैं? उसके अलावा प्रधानमंत्री क्या कुछ लोकार्पण करने वाले हैं? देखिए, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करना है, जो 660 करोड़ की लागत से बना है। केंद्र की तरफ से पूरी लागत आई थी। 300 बेड का ये जो न्यू चंडीगढ़ में मुल्लापुर में ये कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया, जिसमें कि जो कैंसर के पेशेंट्स होंगे खास तौर से उसी को लिए ही जो ये पूरे तरीके से समर्पित होगा। अगर सुरक्षा की बात की जाए, जब पीछे चुनाव से पहले जब पंजाब देश के प्रधानमंत्री पंजाब में आए थे, तो सुरक्षा में जो कमी देखी गई थी, उसको देखते हुए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये पूरा यकीनी बनाया गया कि किसी भी तरीके की कोई भी चूक ना हो जाए और पूरे जो एरिया को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। जो 5 किलोमीटर तक के जो पूरा एरिया सील कर दिया और इसके साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पे जहाँ बाहर पंजाब पुलिस पूरी लगाई गई है, तो अंदर जो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में जो एलजीपी लगाई जाती है, एलजीपी वो लगा दी गई है। वो कल ही सब कुछ तैनात कर दिया गया था और 144 धारा लगा दी गई है। उस एरिया के आसपास जितने भी काम पड़ते हैं, जितने भी वहाँ पे जो एरिया है, चाहे दुकानें, उसको पूरे तरीके से आज के लिए बंद का जो वहाँ पे ऐलान कर दिया गया है। कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक वहाँ कोई आवाजाही आदि पूरी तरीके से जो कर दी गई है, यानी पूरे एरिया को उन्होंने सील कर दिया। और ये सील आज की सील
कर ही कर दिया जाए ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। जब पिछली बार प्रधानमंत्री पंजाब आए थे तो सुरक्षा में ऐसा चूक हुई थी कि बहुत बड़ी जो कि सवालों के घेरे में पंजाब जो पुलिस और पंजाब सरकार घिर गई थी। तो इस बार हालांकि पिछली बार जब प्रधानमंत्री आए थे तब उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस बार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है तो पूरी यकीन सरकार की तरफ से बनाया गया कि कोई चूक ना हो जाए, जिसके चलते हुए सिर्फ पीआईबी से जो एग्रीडेटेड इवन की यहाँ तक कि जो पत्रकार हैं उनको भी सिर्फ इसलिए एंट्री दी गई जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एग्रीडेटेड है सिर्फ वही वहाँ पे जा सकते हैं। यानी कि सुरक्षा का इतना पुख्ता इंतजाम किया गया है। इवन आप कोई बैग नहीं वहाँ ले जा सकते अंदर अपने साथ, किसी भी तरीके का, सिर्फ और सिर्फ आप अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा और उनको लगेगा तो उसको बाहर रख दिया जाएगा। यानी इंतजाम तो पूरे किए गए हैं और प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तकरीबन उनका जो समय है 10:30-11 बजे का, उनका जो समय है 12:30 बजे के बाद का है, उसका लोकार्पण करेंगे और उसके बाद देखना रहेगा कि और किस तरीके के वो फंड पंजाब को देंगे, क्योंकि मान सरकार लगातार ये मांग कर रही है कि जो फंड्स है पंजाब के लिए जारी किए जाए। हालांकि इससे पहले जब अमित शाह चंडीगढ़ में आए थे तो चंडीगढ़ में आने से हालांकि अमित शाह ने मांग की थी पंजाब सरकार से कि उनको जगह दी जाए ताकि कुछ लैब्स बनाए जाए, इसलिए मान सरकार ने हामी भर दी। लेकिन आज इस तरीके की वो डिमांड करते हैं, क्या क्या चीजें मिलती है, अब देखना बहुत अहम रहेगा। अमनप्रीत, ये बताया जा रहा है कि पंजाब के कई विकास कार्य इस समय रुके हुए हैं, तो ऐसे में मान सरकार की ये पूरी कोशिश रहेगी कि उन विकास कार्यों को फिर से शुरू करवाने के लिए सीधे प्रधानमंत्री से बात की जाए। स्वागत के क्या कुछ इंतजाम है? क्या भगवंत मान के साथ अलग से बातचीत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या बस मोहाली में इस अस्पताल का उद्घाटन करके वापस लौट जाएंगे? अभी ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो वो संबोधन जरूर करेंगे। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भी संबोधन करेंगे। अब हालांकि जब भी अगर पुराने चीजों को देखा जाए तो अक्सर ये होता है कि जब संबोधन होता है तभी मांग कर ली जाती है, तो जाहिर है कि आज भी शायद वही चीज हो सकती है। और जाहिर है कि जो प्रधानमंत्री आए वो भी पंजाब में आए हैं, पंजाब में आकर आए हैं, तो जाहिर है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री उनसे मांग जरूर करेंगे। जो पुराने जो काम चल रहे हैं, जो फंड की जरूरत है पंजाब में, जो लंबे समय से मान सरकार मांग कर रही है, जिसको लेकर वो कई बार दिल्ली भी गए, तो वो उसकी मांग जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। होमी भाभा कैंसर अस्पताल के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी चाहेंगे हम आपसे कि किस तरह का ये अस्पताल है और मोहाली में बन रहा है, तो कितने एरिया के लोगों को इस अस्पताल का फायदा होगा और कितना अलग ये अस्पताल बनाया गया है? कैंसर हॉस्पिटल है, कैंसर से संबंधित जितने भी जो भी पेशेंट्स हो गए उनकी यहाँ पे देखरेख की जाएगी। अक्सर क्योंकि कैंसर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं तो उसको देखते हुए 300 बेड का ये जो हॉस्पिटल बनाया गया पूरी सुविधाओं से लेस है। और जाहिर है जब यहाँ बनाया जाएगा तो पीजीआई में जो एक बोझ था कैंसर हॉस्पिटल का कहीं ना कहीं वो कम जरूर होगा, क्योंकि कैंसर के हॉस्पिटल सीधा यहाँ आ सकेंगे और दिल्ली से या फिर बाहर के जो देशों से जो लोग आते हैं, जो स्टेट से आते हैं, वो भी यहाँ पे इलाज कराने, क्योंकि पूरी सुविधाओं से लेस और कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जो इसकी खास बात है। चलिए, शुक्रिया अमनप्रीत आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहाली पहुंच रहे हैं। इस अस्पताल के बारे में हम आपको बता दें कि 660 करोड़ रुपए की लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर ने इसे निर्मित किया है, जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत सहायता प्राप्त संस्थान है। अस्पताल कैंसर के सभी प्रकारों के उपचार के लिए हर आधुनिक सुविधाओं से लैस है। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की खबर की ओर। यूपी के रायबरेली अमर शहीद राणा बेनी माधवराम सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 अगस्त यानी कि आज ही एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंच रहे हैं। सीएम यहां अमर सेनानी राणा बेनी माधव सिंह की 218वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम योगी सुबह लगभग 11 बजे हेलीकॉप्टर से फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां सबसे पहले राणा बेनी माधव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद शहीद चौक पर भी शहीदों को नमन करेंगे। यहां से सीएम योगी सीधे फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो वहीं सीएम योगी यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए लगभग 1 बजे वापस रवाना हो जाएंगे। प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी जिन रास्तों से गुजरेंगे वहां रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है।
और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है, विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए पल्लवी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रायबरेली दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में सबसे पहले वो सुबह 10 बजे लोक भवन में पुलिस विभाग के 136 आवासीय जो अनावासीय भवन है उसका कहीं ना कहीं वर्चुअल लोकार्पण करने का काम करेंगे और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ रायबरेली के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। वहीं राणा बेनी माधव सिंह की जो 218वीं जयंती है उसकी जयंती के मौके पर वो शामिल होने जाएंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई सुबह 11:40 पर सीएम योगी राणा बेनी माधव की मूर्ति पर पहुंचकर उनको पुष्प अर्पित करेंगे, उनको नमन करने का काम करेंगे और लगभग 11:45 पर सीएम शहीद चौक पहुंचेंगे। वहां पर शहीद चौक पे लगभग 12 बजे पहुंचेंगे, जहां फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे और लगभग 12:12 पर वो 45 मिनट तक ऑडिटोरियम में रहेंगे और कार्यक्रम चल रहा है उसमें शिरकत करने का काम करेंगे और मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर शामिल होंगे। तो वहीं लगभग 1 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ जो हेलीपैड है उससे कहीं ना कहीं रवाना हो जाएंगे लखनऊ के लिए, पुनः वापस आ जाएंगे और यूं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते रायबरेली पहुंचेंगे। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और जहां जहां भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे वहां तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। देखिए, अभी इन दिनों देखने में आ रहा है जितेंद्र के लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा तमाम जिलों का दौरा किया जा रहा है और वहां पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की समीक्षा जरूर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या रायबरेली के लिए भी इस तरह का कोई कार्यक्रम है कि अगर वो पहुंच रहे हैं रायबरेली तो वहां जाकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वे बैठक करें और विकास कार्यों की समीक्षा करें? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ किसी भी जिले में पहुंचते तो तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे और जिस भी चीज का उनको ध्यान रहता है कि यहाँ विकास कार्य चल रहे हैं वहां पहुंच के जरूर स्थलीय निरीक्षण करने का काम करेंगे और उस विकास कार्यों के बारे में जानने की कोशिश जरूर करते हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जिस भी जिले में वो दौरे पर जाते हैं तो विकास कार्यों की समीक्षा, स्थलीय निरीक्षण दोनों ही करते हैं। तो उसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बातचीत भी कर सकते हैं और क्योंकि समीक्षा बैठक की हालांकि औपचारिक तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सीएम जानकारी जरूर लेंगे और उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास पर सीएम लगातार नजर बनाए रहते हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के हर जिले पर जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उन समस्याओं से पहले ही निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों पर बातचीत करते हैं, अधिकारियों से जायजा लेते हैं और रायबरेली की स्थिति का भी जायजा लेते हैं। फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां पर किस तरह का कार्यक्रम आयोजित होना है? देखिए, एक कार्यक्रम रखा गया है फिरोज गांधी ऑडिटोरियम में और कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम में तमाम तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं और अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं क्योंकि खास तौर पर कहा जा सकता है फिरोज गांधी जो डिग्री कॉलेज है उसमें जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं अपनी जो कलाओं को दिखाने का काम करेंगे और फिरोज गांधी जो ऑडिटोरियम उसमें एक कार्यक्रम होगा। तो ऐसे कई कार्यक्रम है, शहीदों को नमन करने का भी काम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और राणा बेनी माधव की मूर्ति पर भी जाएंगे पुष्प अर्पित करने। बिल्कुल, इसके अलावा आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि अगर रायबरेली की बात करें तो अभी रायबरेली की सूरत कितनी बदली है जितेंद्र, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है और अभी सीएम योगी के कार्यक्रम को देखते हुए, दौरे को देखते हुए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं वहां की जा रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते सीएम योगी आदित्यनाथ ये जो है उनकी कहीं ना कहीं सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो, तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और साथ ही साथ तमाम जिस मार्गों से गुजरेंगे वहां पर पूरी साफ सफाई की व्यवस्था से लेकर रंगोगन का कार्यक्रम किया गया है। और तस्वीरों की बात करें, हालांकि काफी महत्वपूर्ण लगता है रायबरेली और रायबरेली की तस्वीरों की बात है, उत्तर प्रदेश के हर जिलों में कुछ न कुछ विकास कार्य हो रहे हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में विकास कार्य तो रायबरेली की तस्वीरें बदली है क्योंकि कांग्रेस शासनकाल से और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तस्वीरें बहुत कुछ बदली है रायबरेली की। बिल्कुल, क्योंकि रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है तो ऐसे में वहां पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये अपने आप में कुछ रणनीतिक साझेदारी का भी महत्व यहां पर दिखाई देता है। अभी तक ऐसा क्यों हो पाया है कि संसदीय क्षेत्र वो गांधी परिवार का ही है, अभी तक बीजेपी की वहां एंट्री नहीं हो पाई है, इसकी कोई खास वजह? देखिए, रायबरेली हो चाहे अमेठी हो वो गढ़ रहा है कांग्रेस का। हालांकि अमेठी
उनकी जो किला भेजने का काम किया है स्मृति ईरानी जी। ने, वो कहीं ना कहीं रायबरेली के भी गढ़ बचा है और लगातार कांग्रेस का एक गढ़ रहा है, गांधी परिवार का गढ़ रहा है। और वहां भेजने की बात की जाए तो सबसे पहले बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचना एक कनेक्टिविटी कही जा सकती है 2024 के चुनाव को देखते हुए, जी। और जनता के बीच में जाना और विकास कार्य करना वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रखता है। और सोनिया गांधी का वो गढ़ है, और उस गढ़ में प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि हम अपने गढ़ को बनाए रखेंगे और वहां से अमेठी भी वापस लाएंगे। तो जी। कोशिश लगातार कांग्रेस भी करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2024 में जिस तरह अमेठी में भेदा था चुनाव में, 2022 से पहले उनके 17 में भी अमेठी का चुनाव जीता था, तो उस तरह 2024 में भी कहीं ना कहीं वो गढ़ जीत के लाए। तो भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है। कांग्रेस एक्टिव नजर आती है वहां पर रायबरेली की अगर हम बात करें तो? देखिए मौजूदा समय की जाए तो जब लोग उत्तर विधानसभा प्रदेश का का चुनाव था तो जी। उसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था, तब भी प्रियंका वाड्रा भी गई थी, राहुल गांधी भी आए थे, लगातार दौरे करते रहते हैं। हालांकि सोनिया गांधी अब इतनी एक्टिव नजर नहीं आती रायबरेली में, लेकिन ये जो कह सकते हैं गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य रायबरेली दौरे पर जरूर जाता नजर आता है, और अमेठी भी जाता नजर आता है। तो चैलेंजिंग कांग्रेस के लिए लगातार है, और इस बात के 2024 के चुनाव में क्या होता है ये फिलहाल अभी थोड़ा समय हमें लगेगा लेकिन जानने भी की, और लेकिन चुनाव के बाद साफ हो पाएगा क्या अमेठी के बाद रायबरेली भी गढ़ कांग्रेस से जा सकता है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें कह सकते हैं कि किला भेजने का काम कर सकते हैं। तो कोशिश लगातार गांधी परिवार भी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि कांग्रेस के गढ़ में जरूर जाया जाए। शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रायबरेली दौरा है। अब बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की खबर की ओर। हिमाचल के कुल्लू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष राम सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान राम सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जब से देश भर में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है, तभी से ही महिलाओं को चूल्हे के धुएं से निजात मिली है। प्रदेश में भी हजारों परिवार उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जिन परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत लाभ नहीं मिला, उन्हें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा चलाई गई गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से लाभ प्रदान किया गया, और जिला कुल्लू में भी 17,569 मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष ने कहा कि योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करने के लिए बुधवार यानी कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू आ रहे हैं। उनके द्वारा पात्र परिवारों को इस योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए जाएंगे, और उज्ज्वला योजना के तहत जिला कुल्लू में अभी तक 11,696 गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हिमाचल प्रदेश ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। टीना जी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। जयराम ठाकुर आज कुल्लू आने वाले हैं, किस तरह के कार्यक्रम को वे संबोधित करेंगे? जी देखिए, जो ये कार्यक्रम है ये सारे के सारे जो है विधानसभा चुनावों को देखकर जयराम जी है मुख्यमंत्री हिमाचल के, वो लगातार जो अलग अलग विधानसभा है उनका दौरा कर रहे हैं, और जो केंद्र और प्रदेश की जो योजना है उनके जो लाभार्थी है उनसे भी बात कर रहे हैं। साथ ही जो जनता है उनसे संवाद करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि जो केंद्र की जो योजनाएं थी उनसे जो कितना लाभ जो जनता को पहुंचाया गया, और जो केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए, ये जिन तक केंद्र की योजना नहीं पहुंची उनको प्रदेश सरकार ने वैसी ही योजना के तहत लाभान्वित किया है। और ऐसे में हिमाचल सरकार लगातार पिछले कई टाइम से अपनी पीठ थपा रही है कि हिमाचल पहला ऐसा राज्य है जो धुआं मुक्त, रसोई गैस का धुआं मुक्त हो चुका है। यहाँ पे कोई जो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो केंद्र की है चाहे गृहिणी सुविधा योजना प्रदेश की है, दोनों योजनाओं के तहत यहाँ पे जो मुफ्त गैस कनेक्शन है वो यहाँ पे बांटे गए हैं गृहिणियों को, और उसके कारण जो है जो प्रदेश में जो रसोई गैस धुआं मुक्त है, वन संपदा जो है वो भी सुरक्षित हो गई है, और जो लोग जो महिलाओं को जो जिस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता था धुएं में काम करके, उससे हिमाचल को राहत मिली है। तो ऐसे में जो जयराम है आज कुल्लू पहुंचेंगे और वहाँ पे जो है वो दौरा करेंगे। हालांकि हिमाचल के मैं इस वक्त स्थिति बताऊं कि येलो अलर्ट है आज और कल के लिए, और इस वक्त हिमाचल में भारी बारिश हो रही है। तो ऐसे में कितना मतलब जो ये कार्यक्रम है वो कितना बाधित हो पाता है ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि
7 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को यहाँ से निकलना था और पहले वो मंडी पहुंचना था उनको। मंडी के बाद उन्होंने जो है कुल्लू वो जाएंगे। तो ऐसे में जो ये दौरा है आज का, वो पूरा का पूरा जो वो आज कुल्लू में ही स्टे करेंगे। तो ऐसे में लगातार विभिन्न जो योजनाएं हैं, विभिन्न जो जनता से संवाद है और लोगों की जो समस्या है वो वहाँ पर वो सुनेंगे। जी, क्योंकि आप जानकारी खुद ही दे रही हैं कि अभी कुछ साफ तौर पर समझ नहीं आ रहा है, मौसम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे में अगर कुल्लू दौरा उनका रद्द होता है तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनके द्वारा बातचीत की जाएगी? और अगर कुल्लू पहुँच रहे हैं जयराम ठाकुर तो क्या बहुत बड़ा ये कार्यक्रम आयोजित होना है या फिर बहुत छोटा सा एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कुछ ही लोगों के पहुँचने की संभावना है? नहीं, बिल्कुल आपने जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है। तो ऐसे में अगर कार्यक्रम रद्द होता है या सीएम क्योंकि उन्होंने चॉपर से जाना है और चॉपर अगर उड़ान नहीं कर पाते ट्रामा के कारण, तो जाहिर है कि वो वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़ेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जो जनसभा वहाँ पर होनी थी और जो लोग वहाँ पे जुड़ने थे, बहुत जो बड़ा कार्यक्रम है। 5 विधानसभा कुल्लू में पड़ती हैं और 5 विधानसभाओं के जो लोग हैं वहाँ पे जुड़ने थे। वहाँ से लाभार्थी भी आने थे और जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो भी वहाँ पे जुड़ने थे और साथ ही जो आम जनता है जो लाभार्थी नहीं भी है वो भी आनी थी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और इसको सीधे तौर पे जो है आगामी विधानसभा से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वहां से एक जो शिक्षा मंत्री खुद आते हैं और जो ऐसे में जो हालात है कुल्लू में अभी काफी नुकसान वहां से मानसून के कारण वहां पे हुआ है। तो ऐसे में माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे तो जो जनता है वो भी वहां पे आकर अपनी समस्याएं वहां पे बताएगी और जो मुख्यमंत्री है वहां पे जो समस्याओं का समाधान और निराकरण भी वहां लोगों का करेंगे। तो जो कार्यकर्ता उन्होंने भी काफी उत्साह था। लेकिन अभी जिस तरह से मैं देख रही हूँ, अगर इसी तरह का ये डेट रहता है, इस तरह की भारी बारिश यहाँ पे रहती है, तो हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जो लाभार्थी है उनसे जुड़े। टीना जी, जैसा आपने बताया कि पहले उन्हें मंडी निकलना था, उसके बाद उन्हें कुल्लू जाना था, मंडी में उनका क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित था? जी, मंडी में जिस तरह से आपने देखा कि जो मानसून में काफी जो मंडी है सबसे ज्यादा वो प्रभावित हुआ है। काफी जो संपर्क सड़कें हैं या मेन सड़कें वो टूटी हुई है और ऐसी जो एक परिवार के हैं 8 लोग वो उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद 4 लोग अभी तक वहाँ पे लापता है। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री है लगातार जो समीक्षा बैठक है वो भी कर रहे हैं। आज जो मंडी में है वो जो जिला के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके साथ एक समीक्षा बैठक उन्होंने कुछ देर के लिए करनी थी और लोगों से वहाँ पे, क्योंकि लोग वहाँ पे लगातार मांग करने के लिए मुख्यमंत्री आए क्योंकि उनको अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के साथ साझा करनी है। तो इस वजह से मुख्यमंत्री दूसरी बार, क्योंकि परसों भी वो गए थे और आज वो फिर मंडी पहुंचने से कुछ देर के लिए, हालांकि वो बहुत ज्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ 1-1.5 घंटे वो मंडी में रुकेंगे और उसके बाद जो है वो कुल्लू निकल जाने थे। तो ऐसे में अभी मंडी में, क्योंकि मंडी भी जो ये येलो अलर्ट जारी हुआ है, तो कुल्लू मंडी दोनों ही ऐसे जिले हैं जहाँ पे इस वक्त भारी बारिश हो रही होगी और बहुत ज्यादा जो है मौसम खराब होगा। तो ऐसे में फिलहाल थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी कि खराब मौसम के कारण सीएम का दौरा जो है ये रद्द तो नहीं होता है, लेकिन अगर रद्द भी होगा तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चाहे वो मंडी है चाहे कुल्लू है, मुख्यमंत्री जुड़ेंगे और जो है ये जो कार्यक्रम है उसको आगे वो बढ़ाएंगे। आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे टीना जी कि उज्ज्वला योजना के तहत ज्यादा लाभार्थी हैं हिमाचल प्रदेश में या गृहिणी सुविधा योजना के तहत? जी, देखिए गृहिणी सुविधा योजना के तहत जो है उज्ज्वला, अगर हम सिर्फ जिले की बात करें तो उज्ज्वला योजना में जो जिला कुल्लू है उसमें 11,696 जो गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि जो ये गृहिणी सुविधा योजना उसमें 17,596 कनेक्शन दिए गए। तो आप देख सकते हैं कि अगर ओवरऑल भी हम देखें तो गृहिणी सुविधा योजना के तहत ज्यादा कनेक्शन बांटा गया, क्योंकि सरकार ने टारगेट किया था कि जहाँ केंद्र की योजना नहीं पहुंच पा रही है, केंद्र की जो सुविधा है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में जो प्रदेश है वो आगे आया और उसने जो है योजना लोगों के लिए लॉन्च की। और अभी जो है महिलाओं को लगातार हर विधानसभा क्षेत्रों में पिछले कुछ टाइम से, चाहे वो मंत्री रहे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे वो विधायक रहे हो, सबने जो अपने अपनी विधानसभा क्षेत्रों में योजना के तहत जो है महिलाओं को जो है मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे। तो ऐसे में माना जा सकता है कि गृहिणी सुविधा योजना के तहत ज्यादा गैस कनेक्शन बांटे गए और अभी भी वो बांटे जा रहे हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है आपसे, गृहिणी सुविधा योजना के तहत साल भर में कितने सिलेंडर मुफ्त दिए जाते हैं सरकार की तरफ से? जी, पहले तो वो एक ही था, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है, क्योंकि पहले जब एक आपको गैस कनेक्शन जब एक मुफ्त वो दिया जाता था तो उसके साथ एक गैस कनेक्शन, एक गैस का जो चूल्हे के साथ एक
सिलेंडर दिया जाता था, लेकिन लोगों ने कहा कि वो सफिशिएंट नहीं है और क्योंकि जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे लगातार गैस भर पाना भी लोगों के लिए एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती है महंगाई के दौर में। तो ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया कि वो जो 3 गैस सिलेंडर है वो सरकार की तरफ से साल भर में मुफ्त दिए जाएंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि सरकार लगातार ये जो सिलेंडर की संख्या है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वो बढ़ा रही है और अब वो 3 कर दिए गए हैं जो मुफ्त सिलेंडर की जो संख्या है। चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े टीना जी, तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं राजधानी देहरादून की खबर की ओर। दिल्ली में कई बार बैठक करने के बाद आखिरकार उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। महेंद्र भट्ट की टीम ने युवाओं के साथ साथ अनुभवी लोगों को भी मौका दिया है। बीजेपी की तरफ से जारी हुई लिस्ट में 30 से अधिक लोगों को जगह दी गई है। जारी लिस्ट के मुताबिक बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत को बनाया गया है, जबकि बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को बनाया गया है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा जोगेंद्र पुंडीर को बनाया गया है, जबकि बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी को बनाया गया है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य को बनाया गया है। इसके अलावा इंतजार हुसैन को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। यशराज, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। उत्तराखंड बीजेपी कार्यकारिणी में बड़ा फेरबदल किया गया है, किस तरीके से ये कार्यकारिणी इस समय बदली गई है और संतुलन कैसे बिठाया गया है, आपसे पूरी जानकारी। जी पल्लवी, बिल्कुल ये काफी लंबे समय से चर्चा का विषय था और सोमवार को बताना चाहता हूँ कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी नई कार्यकारिणी की विधिवत घोषणा कर दी। महेंद्र भट्ट की इस नई टीम में क्षेत्रीय जाति समीकरणों में संतुलन साधने के लिए महिला और युवा चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सोमवार को नई कार्यकारिणी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार की 2 दौर की चर्चा चली रही, 2 बार चर्चा चली थी। और नई टीम को लेकर वहीं भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कल घोषणा कर दी कि नई टीम बना दी गई है और नई टीम जो बनाई गई इसमें 70 से अधिक युवाओं को शामिल किया गया है और महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। जहां तक जातिगत संतुलन की यदि बात की जाए तो इसमें बीजेपी ने जातिगत संतुलन को भी साधते हुए पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र को भी लोगों को शामिल किया है जो इनके कार्यकर्ता थे। तो लगभग 70% से अधिक नए चेहरे और युवा चेहरे को शामिल किया गया है। जी पल्लवी, बिल्कुल, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे हम यशराज कि जिस तरीके से ये बड़ा फेरबदल किया गया है, ये किसे देखते हुए किया गया है? क्या 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये फेरबदल हुआ है? क्योंकि विधानसभा चुनाव तो हो चुके हैं, तो उसके बाद इस फेरबदल के पीछे की क्या वजह है? जी बिल्कुल पल्लवी, जैसा कि कल मेरी बातचीत भी इसको लेकर हुई थी तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल 2024 तो एक लोकसभा का मुद्दा तो एक बनता ही है, लेकिन उससे पहले अगर पंचायत चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, इन सभी चुनाव को देखते हुए भी का फेरबदल किया गया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के समय से, मतलब विधानसभा चुनाव के समय से ही यह कहा जा रहा था कि उत्तराखंड जो है वो एक नया राज्य है, 22वां वर्ष इसका हो रहा है। तो जब नए राज्य में युवा मुख्यमंत्री हैं तो युवा मुख्यमंत्री के तर्ज पर युवा लोगों को भी जिम्मेदारी सौंपी जाए और नए लोगों को कमान सौंपी जाए। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने युवाओं और महिलाओं पर भरोसा जताया है। तो जैसा कि पुराने लोग भी इसमें शामिल है, लेकिन नए लोगों को इसमें शामिल कर दिया गया है ताकि नए लोगों के कारण लोगों में एक जन भावना जागृत हो कि भाजपा जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को तहरीर देती है, तवज्जो देती है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कई चीज एक साथ साधने की कोशिश की है। युवाओं को उन्होंने साथ लिया, महिलाओं को साथ लिया और साथ ही साथ कहा जाता है कि होश के साथ जोश होना आवश्यक है। तो जोश में युवा आ गए और होश में बुजुर्ग लोग आ गए, पुराने लोग आ गए। तो इसी तरीके से भाजपा ने 2024 की रणनीति का आगाज तो कर ही दिया है। साथ ही साथ
महानगर पालिका और पंचायत चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने बड़ा फेरबदल किया है। जी पल्लव। यशराज, काफी लंबे समय से नामों पर चर्चा चल रही थी और आखिरकार मोहर लग पाई है। तो अगर उत्तराखंड बीजेपी की बात करें तो जो भी फेरबदल किए गए हैं वो सर्वसहमति से हुए हैं, या फिर ऐसा माना जा सकता है कि असंतोष के सुर उठ सकते हैं? पल्लवी, अभी तक तो जहाँ तक बात की जाए, अभी तक तो कोई भी असंतोष का कहीं से भी स्वर उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कि भाजपा ने काफी माथापच्ची के बाद, काफी समय लगाने के बाद यह फेरबदल अपने संगठन में यह बदलाव किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड बीजेपी की टीम में कुल 37 पदाधिकारी को शामिल किया गया है, और जिसमें से 37 में से 20 पदाधिकारी कुमाऊं से हैं और 17 गढ़वाल से। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 8 लोगों को प्रदेश उपाध्यक्ष का पद, 3 प्रदेश महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और 1 कोषाध्यक्ष का पद दिया गया है। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश मंत्री एक मीना गंगोला और आदित्य चौहान, मीरा रतूड़ी, हेमा जोशी, लीलावती राणा, इन सभी को प्रदेश मंत्री का पद भी सौंपा गया है। तो यदि देखा जाए तो असंतोष का कहीं भी बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जहां तक सूत्रों से भी जानकारी मिली है, जितने भी लोगों को इसमें शामिल किया गया है सभी लोग संतुष्ट हैं, और जिनको इस टीम में शामिल नहीं किया गया है वो भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। कि बीजेपी अपने आप को एक अनुशासित पार्टी कहती है, और बीजेपी के जो बोल हैं वो कभी भी स्वर वो बदलते नहीं है। जो एक चैनल है उसी चैनल पर ये हमेशा चलती है। तो स्वर तो ऐसे असंतोष के स्वर तो आना अभी तक संभव नहीं है। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज महेंद्र भट्ट 11:30 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता संबोधित करेंगे, जिसमें वो औपचारिक रूप से इस संगठन जो फेरबदल हुआ इसकी घोषणा करेंगे। तो उसके बाद ही कहीं कुछ नजर आ सकता है, तो इसकी जानकारी दी जाएगी। जी पल्लवी, 2024 के लिए अभी से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से? ठीक है, प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव किया गया है, उसके अलावा क्या कुछ टास्क के समय सांसदों को या विधायकों को दिए जा रहे हैं या कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं? जी, जैसा कि बीजेपी चुनावी रणनीति बहुत पहले से विधानसभा के चुनाव को देखा जाए या पिछले वर्ष हर बार का रिकॉर्ड देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति बनाने में सबसे पहले और सबसे आगे रहती है। यह अपने मीडिया को भी सबसे आगे रखती है। तो चुनावी रणनीति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कई बदलाव किए जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की सचिवालय में 11 बजे होनी है। मुख्यमंत्री के द्वारा यह मुख्यमंत्री इसमें बैठक करेंगे, और वहीं पर कुछ बदलाव के भी आसार हो सकते हैं। 3 खाली पड़े जो मंत्रिमंडल का पद 3 खाली पड़ा है, हो सकता है उस रिक्त पद को भी भरने की कवायद शुरू हो जाए, और उस पर माथापच्ची आज जरूर होगा। और सबसे बड़ी बात जो अभी यहाँ पर आपदाग्रस्त क्षेत्र है, इसमें भी लगातार बीजेपी के तमाम मंत्री और वहाँ के विधायक लगातार जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी अभी से ही अपने मंत्रिमंडल में अपने मंत्रिमंडल में नए लोगों को जो 3 पद रिक्त पड़े हैं उसमें शामिल करते हुए और कई जगह फेरबदल करने की भी बिल्कुल किसी तरह के रिस्क लेने के मूड में इस समय उत्तराखंड बीजेपी नजर नहीं आ रही है, और 2024 के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रिया यशराज, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने। चलिए बढ़ते हैं राजधानी रायपुर की खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पुरंदेश्वरी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर का दावा झूठा निकला। आपको बता दें कि रायपुर पहुंची बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी ने प्रेस वार्ता में 24 अगस्त यानी कि आज भाजयुमो के प्रदर्शन पर जानकारी दी है। इसके साथ ही सीएम बघेल द्वारा जामवाल पर की गई टिप्पणी पर पुरंदेश्वरी ने कहा कि सीएम बघेल ने जिस भाषा का प्रयोग किया वह मुख्यमंत्री के पद पर शोभा नहीं देता। डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, जिसके लिए गंगा जल भी उठाया था, बेरोजगार युवाओं से वादा किया गया था कि 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए दिया जाएगा। आज ये सवाल है कि कितने युवाओं को उन्होंने भत्ता दिया।
और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी इस समय लाइव जुड़ गई हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। स्वाति जी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पर भूपेश बघेल सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। देखिए पल्लवी, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो देश के लिए ही अहम है, सिर्फ प्रदेश के लिए अहम नहीं है। तो इस पर बीजेपी की जो चूंकि बीजेपी जो है वो प्रदेश में विपक्षी पार्टी है, तो यहाँ पर जो बीजेपी के नेतृत्व है उन लोगों ने आज हल्ला बोल का आह्वान किया है, जिसमें आज वो बेरोजगारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन के साथ मुख्यमंत्री निवास है, सीएम हाउस जो है वहां का घेराव भी करने की वो कोशिश करेंगे। लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों के आज रायपुर राजधानी में उपस्थित होने की संभावनाएं हैं। इनका जो भाजयुमो मतलब जो भारतीय युवा मोर्चा है वो इस पूरे जो प्रदर्शन रहेगा, जो पूरी रैली रहेगी, घेराव रहेगा, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला है। उसकी ये जो पूरा जो आज का घटनाक्रम रहेगा, लगभग इसके लिए अभी 9:30 बजे का जो टाइम है वो दिया गया है कि जब इनके केंद्रीय नेतृत्व जो है भाजयुमो के केंद्रीय अध्यक्ष वो रायपुर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद वहां से सारी चीजें जो है वो संचालित होंगी। सबसे पहले वो पहुंचेंगे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, उसके बाद फिर जो आगे की रणनीति है, समय क्या रहेगा, कहां से कहां तक प्रदर्शन करना है, वो सारी चीजें जो है वो अमूमन तय हो चुकी है। तो आज अगर हम बात करें रायपुर राजधानी की, तो ये संख्या बल को देखते हुए कि भाजपा जो है वो 50,000 से ज्यादा लोगों के लाने की जो बात है वो कह रहा है, तो उसको देखते हुए आज राजधानी रायपुर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुकी है। आज हम कोशिश करेंगे आपको कि सीएम हाउस के पास की तस्वीरें दिखा सके। चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके सीएम हाउस को बंद किया गया है। राजधानी का ट्रैफिक व्यवस्था जो है आज पूरी दिन ठप रहने वाली है। तो यहाँ पे आज जो प्रदर्शन होने वाला है, ये बिल्कुल 14 विधायक तो इसमें शामिल होंगे। केंद्र से जो इनके बड़े नेता आ रहे हैं वो भी इस पूरे प्रदर्शन में शामिल होंगे। जी, बेरोजगारी भत्ते पर डी पुरंदेश्वरी सवाल उठा रही हैं, तो इसकी सच्चाई भी हम आपसे जानना चाहेंगे स्वाति जी, क्योंकि चुनावों के समय कहा गया था कि बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए दिया जाएगा 10 लाख युवाओं को। क्या वाकई में ये बेरोजगारी भत्ता बेरोजगार युवाओं को दिया गया? जी, बेरोजगारी भत्ता अभी तक तो प्रदेश में नहीं दिया गया है। नहीं देने के पीछे भी सरकार अपना स्पष्टीकरण देती है कि किस ढंग से कोरोना आया और कितने प्रतिशत युवा जो है उनको रोजगार मिला, कितने प्रतिशत युवा जो है तो रजिस्टर नहीं हो पाए हैं। अगर इस पूरे मामले में रोजगार कार्यालय की जानकारी मांगी जाए तो वो एकदम बिल्कुल इससे इतर होती है। तो वहीं विपक्ष जो अपने आंकड़े देता है वो अलग है, सरकार जो अपने आंकड़े देता है अलग है। तो पल्लवी, ये जो पूरा आंकड़ा चल रहा है एक हिसाब से देखा जाए तो ये आंकड़ों का खेल है, क्योंकि बीजेपी जो नए आंकड़े लेकर आ रही है उसमें लगभग 2,80,000 बता रहा है। तो सरकार वही ये दावा कर रही है कि प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी दर है। और वहीं पर अगर क्रॉस क्वेश्चन ये किया जाता है कि भाई प्रदेश की जो नीति है सो है, लेकिन केंद्र से भी जो रोजगार देने की नीति होती है वो कहाँ तक फलीभूत प्रदेश में हो रही है। तो केंद्रीय रोजगार की जो नीतियां है वो बिल्कुल प्रदेश में ठप दिख रही है, क्योंकि 2 साल कोरोना का निकल चुका है, राजधानी है, तो ये सारी वजहें जो है वो इसके पीछे बताई जा रही। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात सुने तो बीजेपी लगातार हमलावर है प्रदेश सरकार पर कि राज्य का जो पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है केंद्र की राज्य सरकार की, वो उसको बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है, लगातार ये ब्लेम लगा रही है कि प्रदेश सरकार ने उसको एक बिजनेस बना लिया है। जी, भूपेश बघेल ने जामवाल पर कोई टिप्पणी की थी जिसको लेकर डी पुरंदेश्वरी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी और काफी नाराज भी नजर आई है। किस तरह की टिप्पणी बघेल की तरफ से की गई थी जिसको लेकर अब बीजेपी उन्हें आड़े हाथों ले रही है? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये तकरार बिल्कुल चलती रहती है। कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी आपस में बहसबाजी करती रहती है, लेकिन बिल्कुल इस विषय पर पुरंदेश्वरी जो है प्रदेश प्रभारी बीजेपी की, वो नाराज होती तो दिखी है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी जो है वो दोनों तरफ की संस्कृति है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कल उन्होंने इनडायरेक्टली भूपेश बघेल जी को भी रावण कहा है, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन दोनों की पार्टियों की जो बातें हैं वो चलती रहती है। जी, चलिए, शुक्रिया स्वाति जी आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर का ये दावा झूठ है।
और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।